एक साथ दुलारी को पकड़ते और सर पर दुपट्टा ओढ़ने में इंदु के पसीने छूट गए। इस वे माँ की बच्ची को छाती से लगाते हुए इंदु ने उसका एक ऐसे बिस्तर से सुला दिया जहाँ सिरहाने सिरहाने तकिया ही तकिया थे। न कह पाती थी, न काठ के बाजू चोट तो एक एक तरफ कहीं को चुभने वाली चीज भी न थी। फिर इंदु की उंगलियां दुलारी के फोड़े फोड़े ऐसे सर पर चलती हुई उसे दुख भी रही थी और मजा भी दे रही थी। दुलारी के गालों पर बड़े बड़े और प्यारे प्यारे गड़े पड़े थे। इंदु ने इस गड़े का जायजा लेते हुए कहा, हाय रे मुन्नी, तेरी सास मरे कैसे गड़े पड़ रहे गाले पर। मुन्नी की तरह कहा, गड़े तुम्हारी भी तो पड़ते हैं भाभी। हाँ मुन्नी, इंदु ने कहा और एक ठंडा सांस लिया। मदन को किसी बात पर गुस्सा था। वो पास ही खड़ा सब कुछ सुन रहा था। मैं तो कहता हूँ एक तरह से अच्छा ही है। क्या अच्छा क्यों है? इंदु ने पूछा। हाँ ना, उसे बांस न बजे बांसुरी, सास न हो तो कोई झगड़ा नहीं रहता। इंदु ने एक ही खफा होते हुए कहा, तुम जाओ जी, सो रहो जाकर। बड़े आए वो आदमी जीती है तो लड़ता है ना, मर घट की चुपचाप से झगड़े भले जाओ ना, रसोई में तुम्हारा क्या काम। मदन खिसियाना होकर रह गया। बाबू धनीराम की डांट से बाकी बच्चे तो पहले ही अपने अपने बिस्तर में यूं जा पड़े थे जैसे दफ्तरों में छुट्टियां स्टार्ट होती है। लेकिन मदन वहीं खड़ा रहा। एहतिजात ने उसे ढीठ और बेशर्मा बना दिया था। लेकिन उस वक्त जब इंदु ने भी उसे डांट दिया तो वो रुहासा होकर अंदर चला गया। देर तक मदन बिस्तर में पड़ा कसम खाता रहा, लेकिन बाबूजी के ख्याल से इंदु को आवाज देने की हिम्मत न पड़ती थी। उसकी बेसब्री की हद हो गई थी। जब मुन्नी को सुलाने के लिए इंदु ने लोरी की आवाज सुनी थी, तू आ निदिया रानी बहुराई मस्तानी। वही लोरी जो दुलारी मुन्नी को सुला रही थी। मदन की नींद भाग रही थी। अपने आप से बेजार होकर उसने जोर से चादर सर पर खींच ली। सफेद चादर के सर पर लपेटने और सांस के बंद करने ख्वाब बेख्वाह एक मुर्दे का तस्वीर पैदा हो गया। मदन को यूं लगा जैसे वो मर चुका है और उसकी दुल्हन इंदु उसके पास बैठी जोर जोर से सर पीट रही है, दीवार के साथ कलाइयाँ मार मार कर चूड़ियाँ तोड़ रही है और फिर बहाक बार लपक जाती है और बाहों उठा उठा कर अगले मोहल्ले के लोगों से फरियाद करती है, लोगों में लुट गई। अब उसे दुपट्टे की परवाह नहीं, कमीज की परवाह नहीं, माँग का सिंदूर, बालों के फूल और चूड़ियाँ, जज्बात और खासलात के ताने तक उड़ चुके थे। मदन की आंखों से वो तहासा आंसू बह रहे थे। हालांकि रसोई में इंदु हंस रही थी। पल भर में अपने सुहाग के उजड़ने और फिर बस जाने से बेखबर मदन जब इकायत की दुनिया में वापस आता तो आंसू पोंछते हुए अपने उस रोने पर हंसने लगता। उधर इंदु तो हंसी रहती थी, लेकिन उसकी हंसी दबी दबी थी। बाबूजी ने ख्याल से वो कभी ऊंची आवाज में न हंसती थी, जैसे खिलखिलाहट कोई नाकपन है। खामोशी, दुपट्टा और दबी दबी हंसी, एक घूंघट। फिर मदन ने इंदु का एक ख्याली बुत बनाया और उसे बीस यो बात कर डाली। यूं उसने प्यार किया जैसे अभी तक न किया था। तो वो फिर अपनी दुनिया में लौटा जिसमें साथ का बिस्तर खाली था। उसने हेलो से आवाज दी। इंदु एक उगासी आई, लेकिन साथ ही यूं लगा जैसे शादी की रात वाले पड़ोसी सिब्ते की भैंस मुंह के पास पुकारने लगी है। वो एक बेकली के आलाम से उठा, फिर रसोई की तरफ देखते सर को खुजाते हुए दो तीन जमाइयाँ लेकर लेट गया, सो गया। मदन जैसे कानून को कोई संदेशा देकर सोया था। जब इंदु की चूड़ियाँ बिस्तर की सलवटें सीधी करने से कनक उठी तो वो भी हड़बड़ा कर उठ बैठा। यूं एकदम जागने में मोहब्बत का जब्जा और भी तेज हो गया। प्यार की करवाटों को तोड़ बगैर आदमी सो गया और एक ही उठे तो मोहब्बत दम तोड़ देती है। मदन का सारा बदन अंदर की आग से फूंक रहा था और यही उसके गुस्से के कारण बन गया। जब उसने बौखलाए हुए अंदाज में कहा, सो तुम आई गई? हाँ, मुन्नी मर गई। इंदु झुकी झुकी एकदम सीधी खड़ी हो गई। हाय राम, उसके नाक पर उंगली रखते हुए हाथ मलते हुए कहा, क्या कर रहे हो? मरे क्यों बेचारी माँ बाप की एक ही बेटी,
हाँ, मदन ने कहा भाभी की एक ही ननद और एकदम तुहकुलमान लहजा इख्तियार करते हुए बोला, ज़्यादा मत मुंह मत लगाओ उस चुड़ैल को। क्यों, उससे क्या पाप है? यही पाप है, मदन ने और चिढ़ाते हुए कहा। वो पीछे ही नहीं छोड़ती तुम्हारा, जब देखो जोक की तरह चिपटी हुई, दफा नहीं होती। हाँ, इंदु ने मदन की चारपाई पर बैठते हुए कहा। वहाँ बहनों और बेटियों को यूं तो धुतकारना नहीं चाहिए। बेचारी 2 दिन की मेहमान, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन तो चली ही देगी। उसके बाद इंदु कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो चुप हो गई। उसकी आंखों के सामने अपने माँ बाप, भाई बहन, चाचा भी घूम गए। कभी वो भी उनकी दुलारी थी, जो पलक झपके ही न्यारी हो गई। और फिर दिन रात उसके निकलने जाने के बाद होने लगी जैसे घर में कोई बड़ी सी भाभी हो जिससे कोई नागिन रहती हो, और जब तक वो पकड़ कर फिक वही नहीं जाती, घर के लोग आराम की नींद सो नहीं सकते। दूर दूर से किलने वाले, नथन करने वाले, दांत फोड़ने वाले मादरी बुलवाए गए, और बड़े धुतरे और मोती सागर। आखिर एक दिन उत्तर पश्चिम की तरफ से लाल आंधी आई जो साफ हुई तो एक लारी खड़ी थी, जिसमें गोटे किनारे से में लिपटी हुई एक दुल्हन बैठी थी। पीछे घर में एक सर पर बूझती हुई शहनाई बीन की आवाज़ मालूम हो रही थी। फिर एक धचके के साथ लारी चल दी। मदन ने कुछ वर्ष अफरोती के आलम में कहा, तुम औरत तो बड़ी चालाक होती हो। अभी कल ही इस घर में आई हो और यहाँ के सब लोग तुम्हें हमसे ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। हाँ, इंदु ने इस बात में कहा, ये सब झूठ है, ये हो ही नहीं सकता। तुम्हारा मतलब है मैं दिखवा है ये सब? हाँ, अच्छा जी, इंदु ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा, ये सब दिखावा है मेरा। और इंदु उठकर अपने बिस्तर में चली गई और सिरहाने में मुंह छुपाकर सिसकियां भरने लगी। मदन उसे मनाने वाला ही था कि इंदु खुद ही उठकर मदन के पास आ गई और सख्ती से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम जो हर वक्त जली काटी करते रहते हो, हुआ क्या है तुम्हें? सौराना सौरभ दाब के लिए मदन के हाथ बहाना आ गया था। जाओ जाओ सो जाओ जाके, मदन ने कहा। मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना। तुम्हें कुछ नहीं लेना, मुझे तो लेना है, इंदु बोली, जिंदगी भर लेना है। और वो छीना झपटी करने लगी। मदन उसे धुत कराता था और वो उसकी लिपट जाती थी। वो उस मछली की तरह थी जो बहाव में बह जाने की बजाय अवसार के तेज धारों को काटती हुई ऊपर ही ऊपर पहुंचाना चाहती है। चुटकियाँ लेते हुए, हाथ पकड़ती, रोती हंसती वो कह रही थी, फिर मुझे फाफा कुटनी कहेंगी तो वो तो सभी औरत होती है। ठहरो, तुम्हारी तो यूँ मालूम हुआ जैसे इंदु कोई गाली देने वाली है। और उसके मुंह में कुछ मिनमिनाया थी। मदन के मुड़ते हुए कहा, क्या कहा? और इंदु ने अब की सुनाई देने वाली आवाज़ में दोहराया। मदन खिलखिलाकर हंस पड़ा। अगले ही लम्बे इंदु मदन के बाहों में थी और कह रही थी, तुम मर्द लोग क्या जानो, जिससे प्यार होता है उसके सभी अजीज प्यारे मालूम होते। क्या बाप, क्या भाई और क्या बहन। और एक एक ही कहीं दूर से देखते हुए बोली, मैं तो दुलारी मुन्नी का ब्याह कराऊंगी। हद हो गई, मदन ने कहा। अभी एक हाथ की हुई नहीं और ब्याह की सोचने लगी। तुम्हें एक हाथ की लगती है, इंदु बोली। और फिर उसने हाथ मदन की आंखों पर रखते हुए कहने लगी, जरा आंखें बंद करो और फिर खोलो। मदन ने सचमुच ही आंखें बंद कर ली और जब कुछ देर तक न खोली तो इंदु बोली, अब खोलो भी, इतना देर तो मैं भी बूढ़ी हो जाऊंगी। अभी मदन ने आँख खोल दी। लम्बा भर के लिए उसे यूं लगा जैसे सामने इंदु ने मुन्नी बैठी है और वो खोस आ गया। मैंने तो अभी से 4 सूट और कुछ बर्तन अलग कर डाले हैं उसके लिए। और जब मदन ने कोई जवाब न दिया तो उसे झिंझियाते हुए बोली, तुम क्या क्यों परेशान होते हो? याद नहीं हम बच्चन तुम अपने दुख मुझे दे चुके हो? मदन ने चौंकते हुए कहा और जैसे बेफिक्र हो गया। लेकिन जब उसे इंदु को अपने साथ लिपटाया तो वहाँ एक जिस्म ही नहीं रह पाया गया, साथ एक रूह भी शामिल हो गई थी। मदन के लिए इंदु रूह ही रूह थी, इंदु का जिस्म भी था, लेकिन हमेशा किसी न किसी वजह से मदन की नज़रों से ओझल ही रहा। एक पर्दा था, ख्वाब के तारों से बना हुआ,
आहो के धुएं में रंगीन कह कहे कि जरा जर तारी के चकाचौक जो हर वक्त इंदु को ढांपे रहता था। मदन की निगाह और उसके हाथों ने दुशासन सदियों से द्रौपदी का चिरहरण करते आए थे, जो कि हर्फ आम में बीवी कहलाती है, लेकिन हमेशा उसे आसमानों से थानों की थान, गाजों की गंज, कपड़ा कपड़ा नाकपन ढांकने के लिए, नंगापन ढांकने के लिए मिलता था। दुशासन थक हार के यहाँ वहाँ गिरे पड़े थे, लेकिन द्रौपदी वहीं खड़ी थी, इज्जत और पाकीज़गी की एक सफ़ेद और बेदाग साड़ी में मलबूस वो देवी लग रही थी। और मदन के लौटते हुए हाथ खाजलास के पसीने से तर हुए, जिसे सुखाने के लिए वो उन्हें ऊपर हवा में उठा देता और फिर उंगलियों के बीच में झोंकता। इंदु का मरमरी जिस्म खूब रंग और गुदाज सामने पड़ा होता, इस्तेमाल के लिए पास, इब्तिजाल के लिए दूर। कभी जब इंदु की नाक बंद हो जाती तो इस किस्से से फिक्रे होती, हाय जी घर में छोटे बड़े हैं वो क्या कहेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट।